हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं अपना एक नया चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर। वर्क, पावर एंड एनर्जी नेक्स्ट चैप्टर है, या ये कह सकते हैं कि यूनिट नंबर 4 है अपनी, ठीक है। या चैप्टर नंबर नेक्स्ट जो है अपना वर्क एनर्जी, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो अब तक तो जो हमने कर लिए थे 3 यूनिट्स जो पढ़ी हैं हमने, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, और जो 0 यूनिट थी हमारी मैथमेटिकल टूल्स वो हमने डिस्कस कर ली थी। फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। सेकेंड यूनिट काइनेमेटिक्स थी वो हमने पढ़ लिया, उसके अंदर वेक्टर्स पढ़ा, प्लेन पढ़ा, 1 डायमेंशन पढ़ा, ये सारी बातें, ठीक है। थर्ड यूनिट के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन पढ़ा, ठीक है। सर्कुलर मोशन भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो वो उसके अंदर है। ये नया चैप्टर है जैसे वर्क एनर्जी एंड पावर, वर्क पावर एंड एनर्जी, ये आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ इसके अंदर तीनों चीजें हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है, वर्क भी, पावर भी और एनर्जी भी, 1 बाय 1। तो सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ वर्क। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या, वर्क। वर्क किसे कहते हैं? हिंदी में बोलोगे तो काम, कार्य। किसे कहोगे, किसे कहते हैं वर्क? थोड़ा सा सोचना कि वर्क आप किसे कहेंगे। वर्क कब होगा कि कब कहोगे कि वर्क हुआ? जैसे मान लो ग्राउंड सरफेस है, यहां पे एक ब्लॉक रखा है, बॉडी रखी है, मैंने इसको धक्का दिया, फोर्स अप्लाई करी, इसको धक्का दिया, फोर्स अप्लाई करी, ये ए पॉइंट पे है सपोज, ये कहां चला गया? आगे चला गया। यदि चला गया तो की बात है, कौन से पॉइंट पे? बी। कितना डिस्प्लेसमेंट? मान लिया कितना? एस, ठीक है। एस डिस्टेंस वो आगे चला गया तो वर्क हुआ। तो क्या कहोगे? वर्क हुआ, ठीक है। अब बहुत भारी भरकम बॉडी है, जैसे बस खड़ी है बाहर, मैं उसको धक्का दूं, मैं अपनी तरफ से तो फोर्स लगा रहा हूं, बट बस आगे मूव नहीं कर रही तो वर्क नहीं हुआ, ठीक है। वर्क नहीं हुआ, समझ रहे हैं? ठीक है। वर्क कब होगा? जब किसी बॉडी के ऊपर एक तो आप फोर्स लगाओ, ठीक है, और बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, बॉडी क्या कर जाए? मूव कर जाए, तो वर्क होगा। क्या लिखेंगे? वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज said to be done by a force when by a force applied on a body, applied on a body when the body displaced through some distance कह दो, through some displacement कह दो, body displaced in the direction of force, जिधर हमने फोर्स लगाई है, ठीक है, in the direction of force, जिधर हमने फोर्स लगाई है उस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर जाए? डिस्प्लेस्ड हो जाए, थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट कह दो, क्या? थ्रू सम डिस्प्लेसमेंट, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो चली जाए तो वर्क होगा, तो वर्क हो। समझ गए होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना चाहो कितना भी लिख दो कि बॉडी को हमने ब्लॉक को धक्का दिया और वो ब्लॉक ए पॉइंट से कहां चला गया? बी पॉइंट पे चला गया, वर्क हुआ, वर्क हुआ। अब जैसे देखो ये बॉडी है, यहां से मैंने इसको छोड़ दिया, बॉडी कहां जाएगी? नीचे। मैं तो फोर्स नहीं लगा रहा, बट इस ब्लॉक के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? बताओ। ये बॉडी है, यहां से मैंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, हम तो फोर्स लगा नहीं रहे, तो बॉडी तो कहां जा रही है? डिस्प्लेस तो हो रही है, कहां जा रही है? नीचे जा रही है। यहां पे कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे आप क्या कहोगे? वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। यहां पे वर्क किसके द्वारा हुआ? ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा हुआ, ठीक है। तो यहां पे तो वर्क आपको समझ आया,
तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर्मूला क्या लिख दोगे, यहाँ फॉर्मूला आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे सपोज ये फोर्स कांस्टेंट है। देखो दो फोर्स के लिए पढ़ते हैं, एक तो कांस्टेंट फोर्स हो और एक क्या हो, वेरिएबल फोर्स। समझ गए। मान लो इस ब्लॉक के ऊपर मैं 5 न्यूटन फोर्स लगाऊं और वो यहां तक पहुंचते पहुंचते 5 न्यूटन ही रहे, ठीक है, तो क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स है। अब मान लो जैसे हम साइकिल चला रहे हैं तो कभी हम पेडलिंग तेज कर रहे हैं, कभी पेडलिंग धीरे कर रहे हैं, तो वहां पे फोर्स क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो वो फोर्स क्या हो गई, वेरिएबल फोर्स हो गई। तो पहली चीज हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, F इंटू एस। यदि फोर्स कांस्टेंट है तो W इज इक्वल टू F इंटू एस। ये कब है, द फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये कब है, व्हेन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, सेम। तो ये होगा। दूसरी चीज, यदि मान लो इस तरह से हम फोर्स लगाएं, ये ए पॉइंट पे ऐसे फोर्स लगा, देखो इसमें डिफरेंस है। मींस डिस्प्लेसमेंट के साथ इसने कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया। बी पॉइंट पे आ गई, डिस्प्लेसमेंट वही है कितना, एस। तो डिस्प्लेसमेंट के साथ इसने कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया। तो अब W क्या लिखोगे, नाउ अब W क्या लिखोगे, दूसरा केस, ये पहला केस है, दूसरा केस है व्हेन फोर्स मेक्स एंगल थीटा, makes an angle theta with the direction of displacement के साथ कितना एंगल बनाए, थीटा बनाए। तो W इज इक्वल टू क्या होगा, समझना, F का इधर कंपोनेंट ले लो, क्योंकि ओरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर कौन सा कंपोनेंट इसको इधर लेके जा रहा है, F cos थीटा। भाई ऊपर चला जाएगा F sin थीटा, F sin थीटा तो उसको मूव करवा ही नहीं रहा इधर, इधर कौन सा कंपोनेंट मूव करवा रहा है, F cos थीटा। तो क्या लिखेंगे, W इज इक्वल टू F cos थीटा इंटू एस, इंटू, समझ गए, मीन्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो W क्या आ गया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड और DISP का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये फॉर्मूला भी आप लिख लेंगे तो बेहद आसान सी बात हो गई, वर्क डन। तो W कितना आ गया, देखो F S cos थीटा, या क्या लिख सकते हैं, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी, F भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, दोनों के बीच में थीटा, ठीक है, थीटा एंगल है। और जब cos आ जाए तो आप जानते हैं डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक है, F डॉट S cos थीटा है तो, और यदि साइन थीटा आता तो क्या लिखता, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ डॉट प्रोडक्ट आया है, और डॉट प्रोडक्ट आपको हमेशा दो वेक्टर्स के बीच में यदि डॉट प्रोडक्ट है तो आपको क्या देगा, स्केलर देगा। तो इसलिए वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। तो लिख देना वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये वर्क के बारे में हमने पढ़ा। जब कांस्टेंट फोर्स है, ये ध्यान रहे, यहाँ पे फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल फोर्स हो जाए तो हम क्या करेंगे, फोर्स यदि वेरिएबल हो जाए तो क्या करेंगे, सेकंड केस इसका आएगा। पहला केस, तो ये फर्स्ट केस था वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, और उसमें भी दो केस हमने ले लिए कि यदि थीटा ही 0 हो जाए, तो जैसे यहां पे करके देख लो, देखो
फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो थीटा कितना है, इधर ही डिस्प्लेसमेंट इधर ही फोर्स, तो थीटा कितना है 0। तो यहाँ पे एफ एस कॉस थीटा आया, तो कॉस 0 क्या होता है 1, तो एफ इंटू एस नहीं आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा एफ इंटू एस। मेन तो हमारा जो फॉर्मूला है एफ डॉट एस वो आपको याद रखना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट एस, ये वाला, यहीं से केसेस आएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये कह रहा था भाई परपेंडिकुलर लगाए, अब इस फोर्स को हम परपेंडिकुलर लगा दे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर लगा दे, तो क्या ये बॉडी मूव करेगी, बताओ भाई। हमने फोर्स को परपेंडिकुलर लगा दिया, ऐसे लगा दिया, किसी बॉडी को दबा दिया, यहाँ पे इस फोर्स को मैं ऐसे लगाऊं, ये ब्लॉक है, इसको बॉडी को फोर्स में मैं ऐसे लगाऊं, ठीक है, क्या ये आगे जाएगी, नहीं जाएगी। थीटा कितना हो गया, थीटा कितना हो गया 90 हो गया भाई। इधर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, इधर फोर्स लगाई मैंने, तो थीटा कितना हो गया 90, cos 90 क्या होता है 0, बॉडी मूव नहीं करेगी, वर्क नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहां से करनी है, इसको यहां तक आप लिख लो, इसके बाद में डिस्कस करता हूं वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो यहां तक आप लिखो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा, समझ आया होगा, आसान सी बातें हैं कि वर्क डन होता क्या है। वर्क तभी होगा जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओगे और वो बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेस्ड होगी, डिस्प्लेस्ड नहीं हुई वर्क नहीं होगा, क्योंकि एफ एस कॉस थीटा एक भी चीज 0 कर दो, डिस्प्लेस्ड ही नहीं हुई तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, तो वर्क 0। ठीक है, समझ रहे हो, फोर्स ही नहीं लगाएंगे, फोर्स 0 तो वर्क 0, थीटा 90 पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं लगाया तो वर्क 0। ठीक है, तो ये बात, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स के लिए और डिस्कस करते हैं। इसमें कोई खास बात नहीं है, केवल क्या करना है, जैसे फोर्स वेरिएबल हो, वेरी करे, कभी कम या कभी ज्यादा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्मॉल इंटरवल के अंदर तो क्या होगी, वर्क डन क्या होगा, मींस डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ठीक है, फोर्स क्या होगी, वो हमें डिस्कस करना किसी न किसी स्मॉल इंटरवल में। अब देखो जैसे ये है, ए पॉइंट से फाइनल बी पॉइंट तक ब्लॉक गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना गया एस गया, बट किसी न किसी स्मॉल इंटरवल के अंदर जब वो यहां से यहां पे है, P से Q कितना डिस्प्लेसमेंट कितना ds, तो यहां पे तो फोर्स कांस्टेंट है, समझते, यहां पे तो फोर्स को क्या है कांस्टेंट है स्मॉल इंटरवल, तो यहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल दोगे, क्या हो जाएगा dw, क्या आएगा f डॉट ds, और dw बराबर क्या आ जाएगा f ds cos थीटा, और टोटल निकालने के लिए क्या करोगे इसका इंटीग्रेशन, f ds cos थीटा या f डॉट ds इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो क्या करो कि जब वेरिएबल फोर्स हो तो स्मॉल इंटरवल ले लो, उस स्मॉल इंटरवल के अंदर तो फोर्स क्या होगी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो छोटे छोटे इंटरवल्स हमने लिए, उन सभी को क्या कर दो जोड़ दो, एक तरह से समेशन लगा दो या क्या कर दो इंटीग्रेट कर दो, तो वो आपका क्या आ जाएगा वेरिएबल फोर्स के लिए टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक, इसीलिए एक फॉर्मूला और भी है, जैसे मान लेते हैं मैंने ग्राफ बनाया, डिस्प्लेसमेंट और क्या फोर्स के बीच में ग्राफ बनाया, वेरिएबल फोर्स के लिए क्या है वेरिएबल फोर्स है, तो आप जानते हैं जब फोर्स वेरिएबल है, ठीक है, तो क्या करती है इस तरह से वेरिएबल फोर्स के लिए ग्राफ आएगा, फोर्स क्या कर रही है वेरी कर रही है, तो कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। ठीक है, इसका ए पॉइंट इनिशियल ले लूं, ये बी पॉइंट ले लिया, ये सी पॉइंट ले लिया, ये डी पॉइंट ले लिया, बट इसके अंदर क्या लिया मैंने, कोई भी स्मॉल इंटरवल लिया, जैसे यहां से यहां तक लिया P से Q, तो ये स्मॉल इंटरवल इसके अंदर तो क्या है फोर्स कांस्टेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट P Q R S, कितना डिस्प्लेसमेंट ds,
इसके लिए तो फोर्स क्या है, कांस्टेंट है भाई। फोर्स वेरी कर रही है नो डाउट, बस स्मॉल इंटरवल ले होगे तो वहां पे कहीं ना कहीं फोर्स क्या है, कांस्टेंट है डेफिनेटली। तो यहां से क्या आया मेरे पास, F इंटू डी एस, F इंटू डी एस। तो यहां पे समझना कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, देखो इतना आप लिख लो, यहां से स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा समझना, डी डब्ल्यू बराबर एफ इंटू क्या है, डी एस। एफ की वैल्यू देखो इसके लिए पी एस, और डी एस के लिए क्या है ये एस आर। हो गया नहीं हो, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप नहीं आ गया कि स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप कौन सी, पी क्यू आर एस। टोटल वर्क डन निकालोगे तो इसका इंटीग्रेट कर दोगे, एरिया ऑफ स्ट्रिप पी क्यू आर एस, कहां से कहां तक, ए से लेकर के पूरा बी तक। अब ये टोटल एरिया आ जाएगा, एरिया अंडर कर्व ए बी सी डी ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आप याद रखें। ये वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, कुछ नहीं करना, क्या करना है, कर्व का एरिया लेना है बस। ठीक है, एफ और एस, क्योंकि एफ इंटू एस, एफ इंटू एस एरिया ही आएगा। यहां पे बस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए लगा देना और फिर उसको क्या कर लो, इंटीग्रेट कर लो, वो आपके पास क्या टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन आ जाएगा। तो ये है वर्क डन बाय द वेरिएबल फोर्स, इसको नोट कर लो। ठीक है, इसके बाद हम यूनिट्स डायमेंशन वर्क के पढ़ेंगे और फिर टाइप्स ऑफ वर्क पढ़ोगे कि पॉजिटिव वर्क क्या है, नेगेटिव वर्क क्या है और जीरो वर्क क्या है। ठीक है, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क जीरो भी हो सकता है, बट उससे पहले यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ वर्क हम पढ़ लेते हैं। ठीक, यहां से डायमेंशन तो लिख ही दोगे, कोई समस्या वाली बात है नहीं, और इसकी यूनिट्स पढ़ लेते हैं। यूनिट्स ऑफ वर्क क्या है, यूनिट्स ऑफ वर्क, दो तरह की वर्क के पास यूनिट्स हैं, हमने बताया था। फोर्स, वर्क, एनर्जी, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनके पास क्या एब्सोल्यूट यूनिट्स भी और ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी है। और ये ध्यान से सुन लो पहले ही, जो भी यूनिट्स, जो भी डायमेंशन वर्क का होगा वही किसका होगा, एनर्जी का होगा। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, यहीं पे मतलब एनर्जी के डायमेंशन, एनर्जी की यूनिट्स यहीं पे आ जाएगी। वर्क और एनर्जी का डायमेंशन सेम होते हैं, यूनिट्स सेम होती है। ठीक है, तो जब एनर्जी हम डिस्कस करेंगे तो वर्क वाली ही क्या यूनिट्स लिखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, सेम होती है, क्योंकि एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है, तो यूनिट्स और डायमेंशन सेम रहना है। तो पहली है एब्सोल्यूट यूनिट्स, एब्सोल्यूट यूनिट्स दो हैं, जूल है इन एसआई सिस्टम, सुना होगा सभी ने, और अर्ग है सीजीएस सिस्टम। जूल एसआई सिस्टम में है और अर्ग जो है वो सीजीएस सिस्टम के अंदर है। और अब जूल को आप कैसे डिफाइन करोगे, अब हमारा काम है कि 1 जूल को डिफाइन करना। कब कहोगे कि जो वर्क है वो 1 जूल होगा। ठीक है, कब कहोगे कि वर्क जो है वह 1 जूल होगा, तो कब कहेंगे, इसको 1 जूल को डिफाइन करते हैं, समझना 1 जूल। देखो W आया क्या है, एफ एस कॉस थीटा। ठीक, तो ये 1 जूल कब होगा, जब फोर्स कितनी हो जाए 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए 1 मीटर, थीटा कितना हो जाए 0, बोलो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, एफ 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, थीटा 0, तो 1 जूल होगा या नहीं होगा। ठीक, तो वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल। ठीक है, कब कहेंगे कि 1 जूल हुआ, जब 1 न्यूटन फोर्स लगे, क्या लगे
1 न्यूटन फोर्स लगे किसी भी बॉडी पर और वो बॉडी कितना डिस्प्लेस्ड हो जाए 1 मीटर, और किधर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं। तो वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स acts on a body and the body displaced through a displacement 1 meter in the direction of force की ही डायरेक्शन में क्या हो जाए, डिस्प्लेस्ड हो जाए। कितना डिस्प्लेस्ड हो जाए, 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाए, तो उस केस के अंदर वर्क को क्या कहोगे, 1 जूल कहोगे। क्या कहोगे, 1 जूल कहोगे। ठीक है, तो ये हमारा 1 जूल हुआ। अर्ग को डिफाइन कर लो, कब कहोगे कि अर्ग होगा, 1 अर्ग। आसान सी बात है, W बराबर वही है क्या, एफ एस कॉस थीटा। 1 अर्ग कब होगा, कुछ नहीं करना है, सीजीएस में लेना है। फोर्स सीजीएस में क्या होती है, डाइन, 1 डाइन हो जाए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाए, मीटर की जगह सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हो जाए। थीटा बाई 0। लिख दो डेफिनेशन खुद। क्या, जूल की जगह अर्ग लिखना है, न्यूटन की जगह डाइन लिखना है, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है, लिख दो। ठीक है, जूल की जगह अर्ग लिखना है, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है, बस थीटा, और न्यूटन की जगह डाइन लिखना है, जूल की जगह अर्ग लिखना है। लिख दोगे तो लिखो, वर्क डन इज सेड टू बी 1 अर्ग इफ 1 डाइन फोर्स acts on a body and the body displaced through a displacement 1 centimeter in the direction of force। इसमें ये समझ गए होंगे, इसमें ये ठीक है, रिप्लेस करके, इतना तो रिप्लेस कर ही सकते हैं। डेफिनेशन सेम लिखनी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बट चेंज क्या करना है, जूल को रिप्लेस कर दो अर्ग से, न्यूटन को रिप्लेस कर दो किससे, डाइन से, और मीटर को डिस्प्लेस कर दो किससे, सेंटीमीटर से। यूं का यूं लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना। अब दोनों के बीच में क्या रिलेशन करते हैं। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, वैसे तो सभी जानते हो आप, ठीक है। 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, यहां से निकाल देता हूं दोनों के बीच में रिलेशन, देखना। 1 जूल में कितने अर्ग होंगे, 1 जूल है मेरा क्या, 1 न्यूटन 1 मीटर, cos 0 तो 1 है। 1 जूल बराबर, इसके अंदर कितने डाइन होते हैं, 10 की पावर 5 डाइन। मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर। तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 2 कितना हो गया, 10 की पावर 7। डाइन सेंटीमीटर और डाइन सेंटीमीटर क्या आ गया, अर्ग। ये रिलेशन हमने पहले भी पढ़ा था डायमेंशन के अंदर। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स, लिख लो। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स होते हैं। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। 1 जूल में 10 की पावर 7 अर्ग्स होते हैं। तो ये तो हो गई एब्सोल्यूट यूनिट्स। दूसरी बात करेंगे ग्रेविटेशनल यूनिट्स, क्योंकि फोर्स, वर्क, एनर्जी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके पास एब्सोल्यूट यूनिट्स के साथ साथ ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी होती हैं। तो दूसरी बात करते हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। नंबर 2, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। अब ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो इसके पास हैं वो है, पहली तो किलोग्राम मीटर इन एसआई सिस्टम,
और दूसरी है ग्राम सेंटीमीटर इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब ये क्या होती है वो समझो, समझना, बात वही है। 1 किलोग्राम मीटर कब होगा, वर्क वही है एफ एस कॉस थीटा। ये 1 किलोग्राम मीटर होगा कब, जब फोर्स हो जाए 1 किलोग्राम फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल सिस्टम के अंदर जो फोर्स होती है वो किलोग्राम फोर्स और ग्राम फोर्स या किलोग्राम वेट ये होती है। किलोग्राम फोर्स को क्या कहते हैं, किलोग्राम वेट भी कहते हैं। और बताया था हमने 1 किलोग्राम वेट के अंदर क्या होता है, 9.8 न्यूटन होता है। बोलो नहीं था क्या, जब हमने फोर्स पढ़ा था ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर, तो 1 किलोग्राम वेट क्या होता है, 9.8 न्यूटन होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत हुई नहीं। ये कितना हो जाए 1 मीटर, ये कितना हो जाए 0, लिख दो। वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर। वर्क डन इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर इफ 1 किलोग्राम फोर्स acts on a body and the body displaced through 1 meter in the direction of force, इधर फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो यहां से समझो 1 किलोग्राम मीटर किसके बराबर आया, 1 किलोग्राम फोर्स में 1 किलोग्राम वेट में कितना, 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर हो गया नहीं। और न्यूटन मीटर किसके बराबर है, जूल के बराबर है। तो ये भी याद रखो, या ये भी लिख सकते हैं 1 किलोग्राम मीटर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 10 जूल। ये भी क्योंकि 9.8 है, लगभग 10 के आसपास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आसान सी बात है। ग्रेविटेशनल यूनिट के अंदर क्या करना है, केवल ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हमें इंक्लूड करना है। वहां पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1 था, सॉरी एक्सेलरेशन 1 था, और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 है, बस उसी को इंक्लूड करना है, बाकी सेम है। फोर्स की जगह मैंने क्या ले लिया, 1 किलोग्राम फोर्स या 1 किलोग्राम वेट ले लिया, क्योंकि ग्रेविटेशनल यूनिट होती है फोर्स की। ठीक है, तो उस हिसाब से लिख दिया, बाकी तो सेम टू सेम है सारी चीजें, उसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। दूसरी क्या है, देखो ग्राम सेंटीमीटर। ग्राम सेंटीमीटर को मैं यहीं से लिख दूंगा, क्या यहाँ पे लिखोगे ग्राम सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखेंगे ग्राम फोर्स, और यहाँ पे लिखेंगे क्या 1 सेंटीमीटर, हो जाएगा। क्यों नहीं होगा बताओ। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दूसरी, इसको एक बार नोट कर लेना, यहां से इसको एक बार नोट कर लेना। अब यदि ग्राम फोर्स की मैं बात करूं तो 1 ग्राम फोर्स के अंदर होते हैं 980 डाइन। 1 ग्राम फोर्स के अंदर 980 डाइन। तो अब दूसरी यूनिट लिख रहा हूं, समझना, ये हटा दिया, ये हटा दिया, और ये हटा दिया, और ये हट जाएगा। अब यहां से देखो क्या क्या आप रिप्लेस करेंगे। 1 ग्राम सेंटीमीटर, ये हुआ 1 ग्राम सेंटीमीटर, ये 1 ग्राम फोर्स, ये 1 मीटर, और कॉस 0, सॉरी सेंटीमीटर, क्या सेंटीमीटर हो गया। वर्क डन इज सेड टू बी 1 ग्राम सेंटीमीटर इफ 1 ग्राम फोर्स acts on a body displaced through 1 centimeter in the direction of, ठीक है। तो यहां से 1 ग्राम सेंटीमीटर क्या आ गया, ये हो गया 980 डाइन, और सेंटीमीटर है तो क्या आ गया 980 अर्ब्स। 1 ग्राम सेंटीमीटर के अंदर 980 अर्ब्स, या लगभग 1000 अर्ब्स लिख दो, उससे कोई खास फर्क अपने को पड़ने वाला है नहीं।
ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये था वर्क की यूनिट्स ऑफ वर्क। टाइप्स हैं वो अगले वीडियो के अंदर पढ़ लेंगे, इसमें इतना पढ़ लो टाइप्स, और इसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, ये अगले वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है इस वीडियो के अंदर। इसके अंदर हमने पढ़ा है वर्क और इसकी यूनिट्स और डायमेंशन, और लिख लो साथ साथ एक चीज और, क्या, डायमेंशन। तो डायमेंशन लिखोगे वर्क का क्या हो जाएगा, W बराबर फोर्स का क्या होता है M1 L1 T-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया L, और ये पहले भी बता रखा है M1 L2 T-2। ये डायमेंशन ऑफ वर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। यूनिट्स और डायमेंशन दोनों ही चीजें आ गई डायमेंशन ऑफ वर्क। थैंक यू, इतना आप कर लें।